हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की इस क्लास में। आज है हमारा कॉम्प्रिहेंशन डे, आई थिंक 17, हाँ डे 17 है। ओके, तो आज की क्लास में एक बार फिर से इंडियन एक्सप्रेस में पूछा हुआ एक आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग समझेंगे लाइन बाय लाइन, और फिर ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनका जो भी वर्ड मीनिंग है वो सब मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो इस पीडीएफ को आप लेकर बाद में इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, और साथ में इसी पैसेज से मैं 5 क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी जिसका आंसर हम मिलके देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आखिरी तक आपको ये पसंद आएगी क्लास तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत ढेर सारी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते हैं इस चैनल पर, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है भाई साहब। ओके, आज का आपका टाइटल है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि जैसे अगर दो लोगों के बीच रिश्तों में बर्फ जमी हुई है, ठीक है, लोग बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, तो अगर आपको बात करनी तो बर्फ तोड़नी पड़ेगी, है ना। तो यानी कि पहली बार नहीं, एज इन जो आपकी रुकी हुई वार्ता है या फिर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रेक द आइस करके बातचीत शुरू करेंगे, इनिशिएट करेंगे कॉन्वर्सेशन, राइट। सो ब्रेक द आइस मतलब कॉन्वर्सेशन करिए, इस बारे में बात करनी चाहिए आपको। इस बारे में, किस बारे में, आइए देखते हैं। तो अगले जो 2 लाइन है, ये अगले 2 लाइन बताते हैं पूरा क्रक्स क्या है इस पैसेज का। रिपोर्ट ऑन लो स्नो लेवल्स इन हिमालयन हिंदू कुश रीजन शुड पुश कंट्रीज टुवर्ड्स ग्रेटर कोऑपरेशन। एक रिपोर्ट आई किस पर? हिमालयन हिंदू कुश रीजन का जो लो स्नो लेवल है, बर्फ का लेवल काफी कम रहा है, ये जो चिंता की बात है उसको पुश करना चाहिए देशों को कि वो एक ग्रेटर कोऑपरेशन की तरफ बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, और इस सहयोग से इस चिंता पर थोड़ा सा अपना ध्यान फोकस करें। ओके, द टाइम स्नो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जिसे आप क्या बोलते हो? स्नो परसिस्टेंस बोलते हो। स्नो परसिस्टेंस क्या होता है? जितना समय ठंडी की मौसम में जो बर्फ है वो जमीन पे पड़ी रहती है विदाउट मेल्टिंग, ठीक है, बिना पिघले, जब तक बर्फ जो है वो जमीन पे पड़ी रहती है उस टाइम को आप क्या बोलते हो? स्नो परसिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। इन साइंटिफिक पार्लांस अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने इस बार सीडीएस का एग्जाम दिया हो तो ये वो कैप पूछा गया था। पार्लांस क्या होता है? आपकी टर्मिनोलॉजी, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी अलग है, इंजीनियर्स वालों की अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जिसे आप बोलते हो स्नो परसिस्टेंस। स्नो परसिस्टेंस क्या होता है? जितने टाइम तक बर्फ बिना पिघले जमीन पे पड़ी रहती है ठंडियों के मौसम में, ठीक है। इन द हिमालयन हिंदू कुश रीजन, ये जो स्नो परसिस्टेंस है हिमालयन हिंदू कुश रीजन में, हैज बीन कमिंग डाउन ड्रास्टिकली इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। हाल फिलहाल के सालों में ये जो स्नो परसिस्टेंस है वो ड्रास्टिकली कम डाउन हुआ है, यानी नीचे आया है, कमी उसमें आई है। ड्रास्टिकली मतलब बहुत अचानक से कमी आई है, ठीक है। 4 ऑफ द 5 विंटर्स बिटवीन 2022 2021 से 24-25 तक की 5 विंटर आई, जिनमें से 4 विंटर में आपको बिलो नॉर्मल स्नो परसिस्टेंस दिखा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, किसने रिपोर्ट दी? बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, यानी ICIMOD ने ये रिपोर्ट दी, ठीक है, जो कि मंडे को आई थी ये रिपोर्ट। इसके हिसाब से क्या कह रहा है ये रिपोर्ट कि जो स्नो लेवल है प्लमटेड टू अ रिकॉर्ड 23.6% लो इन द विंटर ऑफ 24-25, यानी इस बार की जो आपकी विंटर थी उसमें जो स्नो लेवल था वो प्लमिट हुआ। प्लमिट मतलब क्या होता है? प्लमिट मतलब होता है गिर जाना, बहुत अचानक से नीचे गिरना, फेल करना, है ना। तो यानी जो आपका स्नो लेवल है वो काफी तेजी से नीचे आया है, रिकॉर्ड 23.6% लो रहा है इस साल की विंटर में। व्हेन इट मेल्ट्स इन समर, द स्नो फ्रॉम द माउंटेन कंट्रीब्यूट्स अबाउट अ फोर्थ ऑफ द रन ऑफ द 12 मेजर रिवर्स इन द रीजन। जब यही बर्फ, जो स्नो परसिस्टेंस वाली जो आपकी बर्फ है, जब गर्मियों में पिघलती है तो ये जो स्नो है माउंटेन की वो कंट्रीब्यूट करती है लगभग 1/4 किसका? जो रन ऑफ वाटर होता है। रन ऑफ मतलब जैसे स्नो पिघलेगी, है ना, बर्फ पिघलेगी तो पानी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बहेगा और जाके नदियों में मिलेगा। तो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं पिघले हुए बर्फ की, दैट इज व्हाट वी कॉल रन ऑफ।
ठीक है। तो उस पूरे रन ऑफ का 1/4 बनाती है। और ये रन ऑफ है किसके, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं किसकी, तो इस रीजन की 12 मेजर रिवर्स की ये रन ऑफ है, इंक्लूडिंग द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग एंड अमुदरिया। द विंटर सीजन, अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क रहेगा कि ये सारी नदियों को एक बार आप मैप में देखेंगे कहाँ से निकल रही है, किधर को जा रही है, ठीक है। द विंटर सीजन एनोमैलीज कुड देयरफॉर लीड टू रिड्यूस स्नो मेल्ट एंड इन टर्न अफेक्ट द वाटर सिक्योरिटी ऑफ मोर देन 2 बिलियन पीपल अक्रॉस दीज रिवर बेसिन्स। ये जो विंटर सीजन की एनोमैलीज हैं, एनोमैलीज मतलब गड़बड़ियां हैं, इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, लीड कर सकती हैं, लेके जाएंगे आपको किधर, रिड्यूस्ड स्नो मेल्ट की तरफ। भाई सीधी सी बात है, अगर स्नो परसिस्टेंस आपका कम है तो बताओ जब स्नो नहीं रहेगी तो पिघलेगी क्या, पिघलेगी नहीं, तो फिर पानी की कमी होगी कि नहीं होगी, है ना। तो रिड्यूस्ड स्नो मेल्ट, और फिर वो चीज अफेक्ट करेगी किसको, वाटर सिक्योरिटी को, और कितने लोगों की, लगभग 2 बिलियन लोगों की जो इन नदी के बेसिन्स के आसपास रहते हैं। तो ऐसे 2 बिलियन लोगों की वाटर सिक्योरिटी पे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, ये ICIMOD रिपोर्ट वार्न करती है, चेतावनी देती है। द फॉल इन रिवर रन ऑफ्स could have spin-offs on water availability for drinking, irrigation and hydroelectricity generation। अभी जो फॉल होगा, ये जो कमी होगी रिवर रन ऑफ्स में, ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल रही हैं उनसे अगर पानी कम होगा तो उसका स्पिन ऑफ आपको किधर देखने को मिलेगा। स्पिन ऑफ मतलब क्या होता है, स्पिन ऑफ मतलब होता है जो सेकेंडरी रिजल्ट है, ठीक है, जो सेकेंडरी आपके कंसीक्वेंसेस हैं, रिजल्ट है, वो क्या दिखेंगे भाई। अगर उधर से पानी कम होगा, ठीक है, रन ऑफ वाला पानी कम होगा, तो सीधी बात है कि पीने के लिए, सिंचाई के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पानी की कमी हो जाएगी, वही चीज कह रहा है। फिर दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, लो स्नो परसिस्टेंस इज अ क्लासिक फॉल आउट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो आपको लो स्नो परसिस्टेंस दिख रहा है वो एक क्या है, क्लासिक फॉल आउट है। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेकार रिजल्ट है। बेकार रिजल्ट मतलब समझते हैं, नेगेटिव रिजल्ट है, अनप्लीजेंट कंसीक्वेंस है किसका, क्लाइमेट चेंज का। द हिमालयन रीजन फॉर इंस्टेंस इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू हाई टेम्परेचर। सीधी सी बात है भाई, हिमालयन रीजन्स में बर्फ ही बर्फ रहती है, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर होगा तो बर्फ पिघलेगी, यानी कि पर्टिकुलरली क्या है, वल्नरेबल है हाई टेम्परेचर्स के लिए। स्टडीज हैव शोन दैट द राइज इन टेम्परेचर इन द हिमालयाज हैव exceeded the global average for at least 4 decades। और कई स्टडीज हैं जो ये दिखाती हैं कि जो हिमालय में टेम्परेचर में राइज हुआ है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, वो ग्लोबल एवरेज से भी बढ़ा है लगभग 4 दशक में, ठीक है। 4 दशकों से क्या हो रहा है, जो आपका ग्लोबल एवरेज है उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है वहां पे टेम्परेचर राइज। एंड ICIMOD रिपोर्ट जो कि 2019 में आई थी, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी थी, उस टाइम पे इन्होंने वार्न किया था कि इवन इफ द ग्लोबल टेम्परेचर राइज इज लिमिटेड टू द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, the HKW region will witness a warming of 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भले ही आपने देखा हो कि जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी है, वो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट का जो थ्रेशोल्ड है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वहां तक वो लिमिटेड है, उसके अंदर अंदर लिमिटेड है। लेकिन जो हिमालय वाला रीजन है, ये बर्फ वाला जो रीजन है, वो विटनेस करेगा क्या कि 0.3 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग, ठीक है। 0.3 डिग्री सेल्सियस वो और ज्यादा वार्म होगा। और भाई थोड़ा भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बर्फ वाले इलाके में बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी। लोकल डेवलपमेंट्स लाइक चेंजेस इन द लैंड सिस्टम, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मलैंड्स इनटू अर्बन एरियाज हैव कंबाइंड विथ ब्रॉडर क्लाइमेटिक चेंज टू ड्राइव द टेम्परेचर राइज। अभी टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो क्यों रही है, तो कुछ लोकल डेवलपमेंट्स भी हैं। कैसे, कौन से, तो पहला बात हो गया कि भैया जो फार्मलैंड थी उसको हम अर्बन एरियाज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बस ये था क्या, ओके। लैंड सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंज का एक एग्जांपल यहाँ है, ठीक है। तो इन सारी चीजों ने काफी कंबाइन किया है, यानी क्लाइमेटिक चेंज को और ज्यादा इन्होंने वर्स कर दिया है, ठीक है। और ये टेम्परेचर यहाँ बढ़ने लगा है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन फॉर इंस्टेंस आर नोन टू कंट्रीब्यूट टू विंटर प्रेसिपिटेशन इन द हिमालयाज। आपने ध्यान दिया होगा, मेडिटेरेनियन से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती थी, ठीक है, यही जनवरी फरवरी के टाइम पे आती थी, ठंडियों के टाइम पे आती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, विंटर प्रेसिपिटेशन होती थी, विंटर्स वाली बारिश होती थी। विंटर्स वाली बारिश जब हिमालय रीजन या पहाड़ी रीजन में जाओगे तो वो बारिश स्नोफॉल के फॉर्म में होती है, यानी बर्फ पड़ती थी, बर्फ गिरती थी, तो भाई लंबे समय तक टिकेगी भी,
है ना। तो उस टाइम पे जो आपके मेडिटेरेनियन स्टॉर्म्स आ रहे थे, ठीक है, वो क्या करते थे, ये विंटर प्रेसिपिटेशन में काफी कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन समय के साथ अब धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है, वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है रिसेंट ईयर में। जैसे इस बार अगर मैंने जहां तक नोटिस किया, हमारे यहाँ तो बारिश इस बार नहीं हुई थी, जो हमेशा होती थी जनवरी फरवरी में। यहाँ पे इस बार ऐसी बारिश हुई ही नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब आपके यहाँ हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो नहीं हुई, जो कि मुझे हमेशा इंतजार रहता था, फरवरी में बारिश होती थी, ठीक है। इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो वही चीज है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो रिसेंट ईयर्स में काफी कमजोर होता हुआ दिखा है, ठीक है। सीम टू हैव डिस्टर्बटेड द टाइमिंग ऑफ सीजनल प्रेसिपिटेशन। ये जो आपकी बारिश कराता था ठंडियों के टाइम में, उसमें काफी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिली है, बारिश हुई नहीं है, ठीक है, जिससे जो स्नोफॉल पैटर्न है उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं, ठीक। अब अगला क्या कहता है, इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स, आने वाले महीनों और सालों में जो पॉलिसी मेकर्स हैं विल नीड अ टू प्रोंग्ड अप्रोच। उन्हें जरूरत पड़ेगी टू प्रोंग्ड अप्रोच की। टू प्रोंग्ड मतलब क्या होता है, दो तरफा अप्रोच, ठीक है, अलग अलग अप्रोच की जरूरत पड़ेगी इनको, ठीक है, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। इवन एज दे प्लान अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, प्लानर्स विल नीड टू फाइंड वेज टू शील्ड पीपल फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। भले ही अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें अब इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं, ग्रीनर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, उसके बाद भी प्लानर्स को जरूरत होगी, आप क्या करो, रास्ते निकालो, किस चीज के लिए, शील्ड करने के लिए, किसको, लोगों को, किससे सुरक्षा देंगे, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के एडवर्स इफेक्ट हैं उनसे सुरक्षा देने पर भी सोचने की जरूरत पड़ेगी सारे प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर्स को। The ICIMOD report should occasion investments in better water management। ठीक है, क्या कहता है कि जो ये रिपोर्ट है उसको क्या करना चाहिए, ओकेजन। अब यहाँ पे ओकेजन नाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओकेजन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, ओकेजन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और जब ओकेजन वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है कॉज करना या ब्रिंग अबाउट करना, ठीक है, कॉज करना। तो ये जो रिपोर्ट है इसे कॉज करना चाहिए क्या, इन्वेस्टमेंट, किसमें, बेटर वाटर मैनेजमेंट में। यानी कि ये रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये देखना समझना चाहिए कि भाई बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो यानी कि ये रिपोर्ट को जरूर कॉज करना चाहिए कि लोग इन्वेस्ट करें वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। ड्रॉट प्रूफिंग एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट्स इन वार्निंग सिस्टम्स एंड ग्रेटर रीजनल कोऑपरेशन ऑन रिवर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ड्रॉट प्रूफिंग एग्रीकल्चर होना चाहिए कि भैया अगर सूखा पड़ रहा है तो उसमें भी आपकी एग्रीकल्चर को ज्यादा नुकसान ना हो, है ना। क्लाइमेट चेंज जैसा आ रहा है तो आपको पता है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा ही, हो सकता है पानी की कमी होगी, तो हो सकता है कि यहाँ बात हो रही है किसकी, कि आप अपने सीड्स को ऐसा बनाइए जो थोड़े से ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, रेजिस्टेंट हो। तो उन सारी चीजों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ड्रॉट प्रूफिंग एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेटर रीजनल कोऑपरेशन भी होना चाहिए नदियों पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे, है ना। हमें क्या है, हम तो आपस में ही लड़ने झगड़ने से हमको फुर्सत नहीं, हम क्या कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। द कंट्रीज इन द सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना यूजुअली कोलैबोरेट इन ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स। इस हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है और जो चाइना है वो यूजुअली हम कोलैबोरेट मिलके करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स पे। हाउएवर राइपेरियन इश्यूज आर अमंगस्ट द मोस्ट कंटेंशियस इन द रीजन। राइपेरियन इशू मतलब कैसे, राइपेरियन मतलब रिलेटेड टू या फिर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, यानी कि नदियों से रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं वो हमेशा कंटेंशियस रहे हैं, सबसे ज्यादा विवादित रहे हैं। आपने देखा होगा भाई नदियों के जल का बंटवारा करने में हम लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। चाइना से हमारा चलता ही है नदी वाला, ठीक है, बांग्लादेश है, इंडिया और पाकिस्तान का है, तो हमारा विवाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है नदियों से रिलेटेड, ठीक है। एंड इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेज आर ऑफन होस्टेज टू पॉलिटिक्स। और कभी कभी ये जो हमारे इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हैं वो किसका शिकार बन जाते हैं, पॉलिटिक्स का शिकार बन जाते हैं, ठीक है। डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म ऑन रिवर फ्लोज, फ्लड एंड ड्रॉट अलर्ट सिस्टम्स, इवन अ कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड कुड रिड्यूस पीपल्स वल्नरेबिलिटीज इन द फेस ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड डिक्लाइनिंग स्नोफॉल। तो आप क्या क्या यहाँ कर सकते हो, आपको डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए रिवर फ्लो पे, फ्लड पे, ड्रॉट अलर्ट सिस्टम पे, ठीक है, यानी सारे देशों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। एक कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड भी आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी लोगों की जो वल्नरेबिलिटी है ना, लोग बहुत वीक हो जा रहे हैं, ठीक, क्लाइमेट चेंज के आगे, तो शायद उसके लिए ये चीजें थोड़ा काम कर सकती हैं। सो दिस वाज योर
अरे दिस वॉज योर पैसेज। आई होप क्लियर हुआ है। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नजरों के सामने जो कहता है व्हाट डज द वर्ड प्लमेटेड मोस्ट लाइकली मीन। प्लमेट करना हमने अभी देखा था कि वो रिकॉर्ड क्या किया है, प्लमेट किया है। प्लमेट मतलब नीचे गिरा है, और नीचे गिरने के लिए इंक्रीज स्लाइटली, रोज रैपिडली, डिक्रीज शार्पली या स्टेबलाइज ओवर टाइम। क्या हुआ? डिक्रीज शार्पली हुआ, ऑप्शन सी प्लमेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने अगर ध्यान दिया हो किधर आया था, ये था प्लमेट टू अ रिकॉर्ड 23.6%, राइट। चलो नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ रिड्यूस्ड स्नो परसिस्टेंस इन द हिंदू कुश हिमालयन रीजन। ठीक है, कंसिक्वेंस क्या होगा अगर आपका स्नो परसिस्टेंस कम होता है तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा? इंक्रीज इन ग्लेशियल मास एंड ग्लेशियर्स बढ़ जाएंगे क्या? नहीं। बूस्ट इन रिवर रन ऑफ, ये होगा क्या? नहीं। डिक्लाइन इन वाटर सिक्योरिटी अफेक्टिंग बिलियंस, या ग्रेटर मानसून प्रेसिपिटेशन। मानसून की तो बात ही नहीं होती, ऑप्शन सी हो जाएगा कि वाटर सिक्योरिटी में कमी आएगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द राइटर्स टोन इन द पैसेज। राइटर का टोन कैसा रहा है इस पैसेज में? ऑप्टिमिस्टिक था और बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था? नहीं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। न्यूट्रल और इंडिफरेंट कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कुछ था? नहीं। क्रिटिकल था और अर्जेंट था? यस, क्रिटिकल था, क्रिटिसाइज कर रहा था और साथ ही साथ अर्जेंसी भी दिखा रहा था। ऑप्शन सी, वन सेकेंड, सारे ऑप्शन सी ही हैं क्या? नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज। क्या चीज पैसेज में नहीं थी? ठीक है, चेंजेस इन द लैंड सिस्टम हैव contributed to temperature rise in the Himalayas, ये बात तो थी भाई। Weak western disturbance have helped in increase in Himalayan snowfall in recent years, ये भी ठीक था। Even if global warming is limited, HKH will experience further temperature rise, ऐसा लिखा था? लिखा था कि नहीं लिखा था? ये भी लिखा था। The fall in snow persistence is linked to climate change, ये भी ठीक है भाई। क्या क्या रह गया? अच्छा सॉरी, ये सेकंड वाले में मैंने टिक कैसे कर दिया? आई एम रियली सॉरी। ये सेकंड वाला क्या कह रहा है? वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैव हेल्प्ड, नहीं हेल्प थोड़ी किया है, हेल्प नहीं किया है। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था, हेल्प्ड मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं वो समझ के चल रही थी कि हिमालयन स्नोफॉल वो जो है वो उसको कम किया है वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने। नंबर 5 कहता है द फ्रेज टू pronged approach in the passage implies a linear and singular plan, an approach involving dual strategies, a strategy based only on climate cooperation, a solution based on ancient tradition। अभी हमने क्या वो फ्रेज पढ़ा था? टू pronged strategy। और टू pronged का क्या मतलब था? मतलब डबल फोल्ड स्ट्रेटजी, और डबल फोल्ड मतलब आपको कहां दिख रहा है? डुअल स्ट्रेटजी दिख रहा है। ऑप्शन बी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। इसके साथ मैंने ऐड कर दिए हैं ये जो भी वर्ड मीनिंग है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ ऐड कर दिया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर मैं एक बार फिर से मिटा दूंगी, ताकि अगर आपको मन हो तो आप एक बार और ट्राई कर सकते हो खुद से पढ़ के। ठीक है, बाकी अगर क्लास आज की अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें इंग्लिश आती है, तो उनके साथ भी जरूर ये चैनल शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।